the concentration of electron in conduction band. इसमें हमको कैलकुलेशन करना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है. I am right here. I will write here. This n is the number of electron per centimeter cube. So this was the topic that we have to determine the concentration of electron in conduction band. तो इसको जानने से पहले हमको करना क्या होगा कि हमको कुछ बेसिक्स चीजों के बारे में जानना होगा. जैसे हमने शुरुआत में एक बेसिक फॉर्मूला बताया था कि अगर आप कंडक्शन बैंड में, पर्टिकुलर बैंड में, चूंकि बैंड में ही इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस बैंड में होगा या कंडक्शन बैंड में होगा, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर्स को पता करने के लिए हमको नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट का पता होना चाहिए और हमको प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए. जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो फ्रॉम द जनरल फॉर्मूला, फ्रॉम the general formula of what? Of concentration. अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो वो क्या कहता है? ओके, दिस सेज दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a energy band is what? Is equals to number of energy state in the band, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट जो होगी उस बैंड में, मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी of finding an electron, probability of finding the electron या an electron, कुछ भी लिख सकते हो, finding the electron in the band. So if you will see, there is a formula that is total number of electron in the energy band, energy band is the number of energy state in the band into, या multiply the probability of finding the electron in the band, in that band. तो probability of finding that electron in that band, इसी को हम लोग बोलते हैं, जिसको हमने ऐसे भी शो किया था, Ne into Fe, that is finding this number of electron into the probability of this electron. इसको पता करने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज के बारे में जानेंगे, वो ये है कि जो कंसंट्रेशन होती है या जो एनर्जी गैप का जो फॉर्मूला होता है, उसमें कुछ टर्म्स हमारे आते हैं जिसके बारे में आपको बस जानना है, मतलब उसको आपको जान के रखना है कि ये सारे टर्म्स हम लोग इसमें यूज करेंगे व्हेन वी ड्राइव दिस फॉर्मूला. ओके, okay. The first formula that you are seeing here, that is density of a state in the conduction band. Density of number of states in conduction band is shown by, that is GCE is equal to root 2 upon pi square me upon h. H is the Planck constant. Me is the mass of the electron. Me is mass of इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे भी बोलते हैं इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इफेक्टिव मास जो होता है वो डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसका इफेक्टिव मास चेंज हो जाएगा. तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी लेवल्स
Okay, and EC is the energy at conduction band. EC is the energy at conduction band. तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी स्टेट और E जो जनरल E हमारा वैरी कर रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं. दिस इज द मिनिमम एनर्जी दैट फाउंड इन द कंडक्शन बैंड. ओके, सो इन सब चीजों पर ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड. ठीक है, तो अगर हम E की वैल्यू 0 रखें, EC के बराबर रखें, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0. तो इफ यू कंसीडर E इक्वल्स टू EC, देन योर GCE टर्म will become 0. ये हमारा GCE टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. And if this E is greater than EC, if this E is greater than EC, so if this is the first point, if E is greater than EC, what will be happen? This GCE term, that is density of state, that density of state that depends upon mass of electron 2 upon pi square root under E minus EC. तो अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की देखें, अगर हम E इज ग्रेटर देन EC की बात करें, E इज ग्रेटर देन EC में ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो अगर ये टर्म पॉजिटिव होगा, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 0. दिस विल बी ग्रेटर देन 0. ये 0 से ज्यादा होगा. ठीक है, तो अगर हम इसी के बेसिस पर एक प्लॉट खींचें, एंड दैट प्लॉट इज बिटवीन, दैट प्लॉट is between GC and EC. और अगर हम इसी पे प्लॉट खींचें, तो इफ दिस इज योर एनर्जी लेवल E एंड दिस इज योर GCE, यानी कि डेंसिटी ऑफ, हम क्या ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं. तो अगर हम इसकी वैल्यू 0 रखें, तो GCE की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, ओके, स्टार्ट. So if this will be 0, if this energy state will be 0, तो अगर हम इस जगह पर EC की बात करें, E इक्वल्स टू, अगर हम EC की बात करते हैं, E इक्वल्स टू हम EC की बात करें, तो इस कंडीशन पे हमारा जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो क्या है, 0 है. यही कोऑर्डिनेट आएगा हमारा. अब जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल को ऊपर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल को राइज करते जाएंगे, तो हमारा GCE का लेवल क्या होगा, वो बढ़ेगा. तो इफ यू विल इंक्रीज दिस एनर्जी लेवल, योर GCE लेवल विल बी राइजेस. सो दिस विल बी द एरिया दैट यू विल फाउंड. तो जब हमारा पहली कंडीशन, अगर हमारा E की वैल्यू EC के बराबर थी, तो GCE की वैल्यू 0 थी. नाउ व्हेन यू आर इंक्रीजिंग दिस वैल्यू, निगेटिव में तो होगा ही नहीं, नेगेटिव में तो ये चीज माइनस में आ जाएगी, तो वो तो होगा ही नहीं. तो अगर हम EC की वैल्यू को, जैसे जैसे हम E की EC से ऊपर लेकर जाते हैं, वैसे वैसे हमारी ये वैल्यू क्या होती है, राइज करती है. तो दिस वाज द ग्राफ बिटवीन, दिस इज द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड GC, E वर्सेस और GCE के बीच में हम इसको ग्राफ बोलते हैं. दिस इज द ग्राफ. ओके, नाउ दिस इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट. हम इसी की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको ये चीज चाहिए, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स चाहिए इसमें. और अगर हम उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे. तो हमने सबसे पहली बात इसकी ही की, चार्ज डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात की, कि नंबर ऑफ स्टेट्स की डेंसिटी कितनी होती है किसी भी कंडक्शन बैंड में, या किसी भी वैसी जगह पर जहां पर कंडक्शन एनर्जी डिफरेंस हो और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो. तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, E माइनस EC, इस पर ये डिपेंड करता है. तो हमें ये एक फॉर्मूला मेमोराइज करना होगा, इसको ध्यान में रखना होगा कि हम GCE यानी कि नंबर ऑफ डेंसिटीज की बात कर रहे हैं. नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फर्मी लेवल, जो कि इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो नाउ फ्रॉम द फर्मी Dirac equation. तो Fermi-Dirac इक्वेशन के हिसाब से आप ये जानते हो, Fe इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 प्लस
ई पे पावर हम क्या लिखते हैं, ई माइनस ई एफ अपॉन ए टी, यही तो लेते हैं ना, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। सो दिस इज योर फर्मी एनर्जी लेवल फॉर्मूला, ओके। सो नाउ अगर हम इसका प्लॉट खींचें तो वो किस तरह का होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो इफ यू विल टॉक अबाउट दिस ग्राफ, दिस विल बी योर फर्मी लेवल, दिस इज योर एनर्जी, ऐसे ही तो लेते हैं, ये फर्मी लेवल और एनर्जी का ग्राफ है। तो यहां पर हम लेते हैं EF लाइन और इस पॉइंट पर हम बनाते हैं 1, ठीक है, ये हमारा 1 होता है। तो अब हमने ये देखा था कि जब हम टेम्परेचर वेरी करते हैं तो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर वेरी करते हैं तो ऊपर की तरफ हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ चार्जेस क्या होती है, बढ़ने लगती है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। अगर आप देखो, आई विल टेक द डिफरेंट पेन, वी विल सी, ये ऐसे 0.5 पे लाई करता है और उसके बाद से ये चीज इससे आके मिलती है। This will be kind of graph you will get. ओके, तो ये हमको इस तरह का ग्राफ मिलता है यहाँ पे, है ना। तो ये किस पॉइंट पर लाई करता है, ये सारे के सारे टेम्परेचर पर ये होते हैं कितना, 0.5, ये 0.5 पे लाई करता है। ये हम ऊपर जाते हैं, E इज ग्रेटर देन EF एंड E इज लेस देन EF, यही फर्मी ड्राइक इक्वेशन है। इसी चीज की हम बात करते हैं, इसी के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप ये देखें तो इस जगह पर अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात करें, तो हम एक स्मॉल एरिया इस पर डिफाइन करके देख सकते हैं कि ये किस तरह से शो करेगा। तो इफ यू विल सी, दिस इज GCE एंड दिस इज FE, यही हमको इस आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी इस पे चेक करनी है। तो अगर हम इस पे एक स्मॉल एरिया माने और अगर हम इस पे एक स्मॉल एरिया माने, तो इन दोनों स्मॉल एरिया को मानकर हम GCE और FE के बीच में एक तरह का रिलेशनशिप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बनाने चले तो हमको किस तरह से बनाना चाहिए, इफ यू विल कंसीडर अ स्मॉल एरिया दैट इज डेल्टा E ओवर दिस कंसंट्रेशन above than EC, अगर हम इसके ऊपर कंसीडर करें तो हमको भी इसमें डेल्टा E की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। EF से ऊपर चल रहा है ना, कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हो आप, कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हो तो आप यू आर मूविंग अबव दैन EF, तो इस पर भी हम एक डेल्टा E एज्यूम करेंगे, ठीक। तो अगर हम इसमें डेल्टा E एज्यूम कर लें तो जैसे जैसे आप इसको देखो, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी कि EC से ऊपर जा रही है, जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन EC से ऊपर की तरफ जा रही है, वैसे वैसे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो दिस इज गोइंग अप एंड दिस इज गोइंग डाउन, तो पहले क्या होगा, अगर आप यहां पर कहीं पर कुछ भी ये ड्रॉ करो तो ये EC से ऊपर ही होगा ना। तो अगर हम EC से ऊपर यहां पर कोई डेल्टा E पार्ट ले लेते हैं, और अगर हम इससे ऊपर EC से ऊपर यहां पर डेल्टा E पार्ट लेते हैं, अगर हम इसमें ये देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले हाइयर थी और फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, लोअर होती जा रही है, यानी कि 0 की तरफ बढ़ती जा रही है। और अगर हम इसमें एनर्जी देखें तो एनर्जी हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एनर्जी राइज करने के साथ, यानी कि EC की वैल्यू ऊपर जाने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग। तो शुरुआत में अगर हम EC पर देखें, अगर हम पर्टिकुलर EC पर देखें तो EC पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, पर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, बढ़ रही है, और फिर उसके बाद से क्या हो रही है, घट रही है। तो अगर हम उसको एनर्जी से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल सी बात है, अगर हम GCE और ECE के बीच में FE के बीच में रिलेशनशिप बनाकर एनर्जी वर्सेस ग्राफ खींचें तो किस तरह का हमको प्लॉट मिलना चाहिए। अगर हम ये करें कि हम GCE और FE को, चूंकि दिस इज द डेंसिटी एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी, तो फॉर फाइंडिंग द डेंसिटी अगर हमको पता करनी है तो हम क्या कर लेंगे, GCE
और Fe के बीच में प्लॉट खींचेंगे, में ग्राफ खींचेंगे। तो अगर हम देखें दोनों में, इन दोनों में देखें तो एनर्जी टर्म हमारा कॉमन है, और GCE और Fe के बीच में अगर हम प्लॉट खींच रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अगर हम एनर्जी को वैसे ही रहने दें, एनर्जी को वेरिएशन दिखाएं, पहले एनर्जी हमारी EC पे है तो EC पर प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, 0 है। थोड़ी सी ऊपर बढ़ी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, फिर और प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी, फिर उसके बाद धीरे 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 कम होनी शुरू हुई। तो अगर आप इसको E से मल्टीप्लाई, E तो हमारा बढ़ ही रहा है, E तो हमारा बढ़ ही रहा है, तो अगर आप EC की वैल्यू को देखो, अगर आप EC की वैल्यू देखो तो इस जगह पर ये 0 है, ठीक है। और ये हो गया GCE वर्सेस Fe। अगर हम इन दोनों की बीच में मल्टीप्लिकेशन करें तो आप ये देखोगे शुरुआत में तो ये 0 रहेगा एट EC, मतलब अगर हम EC पे देखें तो ये 0 रहेगा। नाउ इट विल बी इंक्रीजिंग, ये बढ़ेगा, और फिर उसके बाद से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के चलते ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सब चीजों में जानने, ये मैंने ये बताया कि इसी से हमारी ये चीज शुरू हो रही है, देन हम लोग ने इन सब चीजों के बारे में जाना। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि first you take the density, then you take the Fermi-Dirac equations, and then you find the concentration of electron in the this band.